औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ गुफ्तगू की थी और उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे और मैंने कहा था कि ईद की तातीलात तो हैं, लेकिन दुनिया के वाक़यात जो हैं उसमें कोई भी हॉलीडेज़, कोई भी तातील कहीं पर भी किसी तरह से भी वो वाक़यात, तारीख़ अपनी जगह आगे बढ़ती है, फ़ैसले हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। और ये ईद की तातीलात में भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। मुशाहिद साहब से कल गुफ्तगू का आगाज़ किया था और आज गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मुशाहिद साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएं कि मशरिक़ वस्ता या गज़ा का जो फ्यूचर है या जो इस पर फैसला होना है, मैं उसको कहीं सूडान से भी लिंक करता हूँ कि सूडान के अंदर ममालिक जो हैं वो आमने सामने, मतलब अब्दुल फतह बुरहान सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब सूडान जो हिम्मती है, जो आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वाला, क्या नाम, अब्दुल हमीद दागलो जो है वो, तो नहीं, तो वो जो है वो उसमें और ममालिक की भी इन्वॉल्वमेंट थी ना, सिर्फ वो तो नहीं थी ना। यमन में आगे पीछे, यमन भी और सोमालिया में भी और लीबिया में भी जितनी जगह खाना जंगी, और सूडान, सोमालिया, लीबिया, यमन, उसमें मुसलमान ममालिक है ना। नहीं, लेकिन एक तरफ अब तो रशिया है ना, अब तो रशिया आ गया। मतलब जो रशिया की वैगनर ग्रुप है, जो स्पेस छोड़ दी अमेरिका ने या फ्रांस ने या बाकी मुल्कों ने, तो अल्टीमेटली तो वहाँ रशिया आ गया ना। रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये चाइना ने कर लिया, जबूती। रशिया आया था 2015 में जब वो सीरिया में आए और उनकी एंट्री हुई थी कोई, आप कह लें 40 सालों के बाद। 1972 में सादात ने रशिया के जो 15,000 एडवाइजर्स थे मिस्र से निकाल दिए थे, याद है ना। और उनका अब और अमेरिका की तरफ झुकाव शुरू किया था। उसके बाद रशिया बिल्कुल फारग रहा मिडल ईस्ट में। अब रशिया का इन्फ्लुएंस थ्रू सीरिया आया, जो खाना जंगी में उन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें ईरान भी उनके साथ था, हिजबुल्ला भी साथ था। लेकिन हालांकि बशर अल असद की हुकूमत तो फारग होगी, लेकिन रशिया के साथ आपने देखा कि अहमद अल शारा ने उनके बेसिस ख़त्म नहीं किया। तारतोश में जो उनका बेस है, दूसरा बेस है, उनको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो दे नीड रशियन टेक्नोलॉजी और उनका राब्ता हो गया। और उनका जो वागनर ग्रुप है, उन्होंने वो भी एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया ना, कि मर्सनरीज जो हैं ट्रेंड हो, वो जाके लड़ते हैं आपके लिए, असला भी प्रोवाइड करते हैं और वो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं। तो ये एक नया उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया फॉरेन पॉलिसी। मैं वो जो बात हमेशा मैकेंडर थ्योरी की करता हूँ कि वही जो ईस्ट यूरेशियन और जिसने कंट्रोल किया तो वो पूरा वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल कर लिया और ये सारा कर लिया। तो ये इसका मतलब है कि ईस्टर्न यूरोप अगर दे दिया है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी रशिया को, तो फिर तो वो वर्ल्ड आइलैंड दे दिया है ट्रंप ने। दिया अगर उस थ्योरी को दिया है, सच नहीं है। मेरे ख्याल में ट्रंप की बड़ी रियलिस्टिक पॉलिसी है। वो समझता है कि पुतिन दुश्मन नहीं, इन्होंने दुश्मन क्रिएट किया था। कि जी नेटो का वैसे तो जवाब कोई है ही नहीं इस वक्त। 21वीं सदी में नेटो का क्या जवाब है? नेटो तो क्रिएट किया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ सर जंग का हिस्सा था। दुश्मन कौन है फिर? हाँ, नहीं देखे ना। और नेटो ने जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया है नेटो 2030, उन्होंने क्या कहा है कि दो बड़े दुश्मन कौन है? एक रशिया, दूसरा चाइना। भाई चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, चाइना इज पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। चाइना कहां से आ गया नेटो में, यूरोप नहीं, लेकिन आप तो इसका मतलब है कि वो अपने जवाब ढूंढ रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस का, नेटो वाले जो एक तो मुझे आप ये और वो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिकन फंडिंग, अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन सिक्योरिटी, अमेरिकन इंटेलिजेंस पर। तो अमेरिका कहता है कि हम ये बोझ क्यों उठाएं? अगर इनसे हम डायरेक्टली बात करते, जो आपने बात अभी की न्यू याल्टा वाली, अगर चीन, रूस और अमेरिका में कोई अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल होती है, कोई रूल्स द गेम बन जाते हैं कि 21वीं सदी में हमने कैसे आगे बढ़ना है और विदाउट कॉन्फ्रंटेशन। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में थ्रेट रशिया और चाइना है। वो तो पुरानी थी ना जी। नहीं, अभी नए में तो चाइना है ना, जो चाइना है, उसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चार मुल्क। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि वो असल पिछले हफ्ते डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट आया है वो मेन थ्रेट तो वो है। वो तो पिछले हफ्ते, पिछले साल का डॉक्यूमेंट, पिछले साल का डॉक्यूमेंट है। तो अब दुश्मन कौन है ट्रंप का?
कम से कम चाइना और रशिया को तो दुश्मनी समझ रहा, ना नॉर्थ कोरिया को समझ रहा। फिर कौन है? देखिए ना, मतलब उनके अलाइज, मतलब ये फिर कैसे हो गया? मतलब उनके ये अमेरिका ने खुद दुश्मन क्रिएट किए हुए हैं ना जी, ये तो अमेरिकन तो नहीं, तो इस वक्त ट्रम्प का दुश्मन कौन है? एक जमाने में रशिया वाज विलिंग टू जॉइन द नेटो, और आपको पता है कि नेटो का क्या सिलसिला हुआ था? 9 अक्टूबर 1990 अमेरिकी वजीर खारजा जेम्स बेकर मिखाइल गोर्बाचोव को कहता है कि आप एग्री कर जाएं जर्मन की यूनिफिकेशन का, और नेटो का हम वादा करते हैं कि नेटो विल नॉट एक्सपैंड 1 इंच ईस्टवर्ड्स, 1 इंच भी मशरक की तरफ नहीं जाएगा। वो वादा खिलाफी की इन्होंने। रोमानिया, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, सारे मुल्कों को तो शामिल कर दिया आपने। अब तो बात इधर गड़बड़ शुरू हुई कि यूक्रेन तक पहुंच गए वो, और ये मत मारी गई कई मुल्कों की, उन्होंने अपनी न्यूट्रल हैसियत खत्म कर दी। अभी 2 साल वो शामिल हो गए नेटो, फिनलैंड, स्वीडन वाला भी। अच्छा, और नहीं, मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि चाइना, अच्छा पहले तो मुझे पता नहीं, चाइना का मैं पूछ रहा हूँ, चाइना क्या यूरोप के अंदर अभी सारे सीईओज गए हुए थे, दुनिया भर के सीईओज चाइना पहुंचे हुए थे, बहुत फायदा हो रहा है क्या चाइना? और एक बात ये भी चल रही है कि चाइना के पीस कीपर्स शायद, या ब्रिक्स के पीस कीपर्स आ जाएं यूक्रेन में। चाइना कहाँ खड़ा है इस वक्त? चाइना की जगह को मैं समझता हूँ इन इज अ वेरी गुड पोजीशन। चाइना का अमेरिका उनसे ताल्लुकात चाहता है, और अभी पिछले हफ्ते हुआ है, चाइना का हर साल होता है चाइना डेवलपमेंट फोरम, उसी की बात। हाँ, मैं 4-5 साल पहले मैंने उसमें खिताब भी किया था। अच्छा। और जो 2021 का हुआ था। अच्छा। और वो था 50 years ऑफ किसिंजर्स विजिट टू चाइना। अच्छा। तो एक तरफ अमेरिका से था डॉक्टर हेनरी किसिंजर। अच्छा। तो मुझे पाकिस्तान से दावत दी गई कि आप बताएं कि कैसे पाकिस्तान ने रोल अदा किया। मैंने बताया फॉरेन पॉलिसी, जनरल याया खान का रोल, सुल्तान मोहम्मद खान साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, और आगा हिलाली साहब थे। मैंने बताया कि वो हैंड रिटन नोट्स लिखता था जनरल याया, कोई टाइप रिटन नहीं होता था, और एक डीजी फॉरेन ऑफिस का अपनी ओवरकोट के अंदर, जेब के अंदर वो एनवेलप लेके जाना, उसका काम होता था। तुमने डिलीवर करना है हेनरी किसिंजर को, कि ये है कि किसी को पता ना चले, कोई नो सिग्नल चैट, नो सिग्नल चैट। 3 लोग सिर्फ, जनरल याया खान पाकिस्तान प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, सुल्तान मोहम्मद खान फॉरेन सेक्रेटरी, आगा हिलाली जो आगा शाही साहब के बड़े भाई थे, एम्बेसडर इन वाशिंगटन। बस वो जुबानी बताता था किसिंजर की ये काम करना है, वो नोट्स लेके वो खुद फिजिकली जाता था। उस वक्त मेरे ख्याल से एक बल्गारिया या रोमानिया में भी एक चैनल खुला हुआ था, जो रोमानिया में जो वो नहीं चला था, नहीं चला, वो निकला चाउशेस्कू था उनका प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन आप देखें पाकिस्तान का कितना कलीदी किरदार था। नो इंटेलिजेंस, नो फॉरेन ऑफिस का इंस्टीट्यूशनल रोल नहीं था। आपने सारा काम कर दिया है। अमेरिका तो बड़ा उनके लिए, और निक्सन ने कहा था कि ये सबसे सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन आई है, जो याया खान ने कहा ना कि किसिंजर को रिसीव करेगा माओ ज़ेडुंग और चो एन लाई, तो उसने कहा कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मगर इतनी बड़ी चाइना ने ताइवान को आउट करवा दिया। देखें ना, उसके बदले ताइवान को यूएन से आउट करवा दिया, यूएन से उसका वो अमेरिका ने उसको डिच कर दिया, डिच करके वीटो चला गया चाइना के पास। चाइना तो अब भी फिर डिच करने को तैयार है अमेरिका, याद रखे। वो तो चाइना की स्वाबदीद है, वो कब्जा नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा ताइवान पर। चाइनीज एक सिविलाइजेशन है, वो इस तरह नहीं ये जल्दबाजी में फैसला करते और बड़ा कब्जा करो, काबू करो। अमेरिकी स्टाइल नहीं उनका, बड़े आराम से फूक फूक के कदम लेते हैं। चाइनीज इसको थोड़ा सा हंस नहीं रहे होंगे कि वो कॉलोनियल पावर्स, वो मुल्क जिन्होंने ओपियम वॉर छेड़ी 1840, और अमेरिका और बरतानिया, ओपियम वॉर, ठीक है ना, ओपियम वॉर्स, और यूरोप के भी मुल्क सारे थे ये सारे, और इन्होंने जो वहाँ पे बर्बादी फैलाई ओपियम वॉर्स के बाद, और जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, 1840 से 1949 तक, फिर इंकलाब आया तो खत्म हुआ। तो उस सॉइल पे अब बात हो रही है चाइना की एज अ पीस कीपर। ब्रिक्स सजेस्ट कर रहे हैं, ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशंस और बाकी मुल्क जो हैं, नेटो नहीं, पुतिन कह रहा है कि बाकी कोई मुल्क आना चाहें तो आ जाएं। अच्छा, तो अब ये जो सूरत हाल है, यहाँ चाइना
एक देखें हिस्ट्री भी तो आपने बात की कि उसमें 40 गालिबन दुनिया भर से सीईओज थे उस चाइना डेवलपमेंट फोरम में, और टॉप के सीईओज, अच्छा टॉप के टिम कुक वगैरह जो एप्पल का जो है, टिम कुक का वो पहुंचा हुआ, दूसरे पहुंचे हुए सारे। ये चाइना जो है वो क्या इस, और बड़ी खुशी से वो गए, उन्होंने शुक्र किया, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, बड़े उन्होंने कहा कि हम तो सपोर्ट करते हैं, ब्लैक रॉक का जो है टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है। तो इसमें ये सारे जो लोग हैं, क्या चाइना यूरोप के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है चाइना देखिए, रशिया तो एज एग्रेसर है ना यूरोप के नज़र में, लेकिन चाइना तो एज एग्रेसर नहीं है। इस चाइना के बारे में अब राय तब्दील हो रही है। पहले ये पिट्ठू बने हुए थे यूरोपियंस अमेरिका के कि चीन के खिलाफ उनके हम भी पाबंदियां लगाएंगे। अब उनको समझ आई कि चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, चाइना इज़ अ रियलिटी। और आप देख रहे हैं कि चाइना अभी ये BYD कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, वो कहाँ कंपनी खोल रही है? हंगरी में। कहाँ खोल रही है? मेक्सिको में। नहीं तो इलॉन मस्क चाइना में है। देखिए ना, ये इलॉन मस्क की वालदा चाइना में रहती है। She lives in शंघाई, बड़ी पॉपुलर है उधर उसकी अपनी वालदा। हाँ, कई साल नहीं लेकिन और वो उसकी सारी कंपनी, सारा उसका जो है बिजनेस कारोबार उधर चाइना में है। अच्छा, तो ये मुशाहिद, तो चाइना की जो लॉबी है वो ट्रंप के घर में है। फिर सवाल वही, ट्रंप की लड़ाई किससे है और शी जिनपिंग की लड़ाई किससे और पुतिन की लड़ाई किससे है? ट्रंप लड़ाई नहीं चाहता डॉक्टर साहब, वो कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी नहीं, तो स्ट्रेटजी पॉलिसी, वो कहता है ये लड़ाई से अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, पैसा जाया हुआ है, हमारे जर्नैल नलायक हैं, हमारी CIA नलायक है, ये फेल हो गए हैं, अब नई पॉलिसी बनाएं। वो लड़ाई नहीं चाहता, दुनिया की जंगें खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो खत्म करना चाहता है ना वो। नहीं मगर अमन शांति पूरी दुनिया में नहीं, वो क्या एंगेज करो, कुछ लोग कुछ दो, एक मोहल्ले में, हम एक घर में, मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन करें। नहीं तो नहीं, ये देखे ना उन्होंने कंडीशन। मैंने मजाक से पिछले हफ्ते मेरी बात हो रही थी, वो अल-कुद्स डे था, ईरानी एम्बेसडर ने किया हुआ था। मैं कहा तुम लोग ट्रंप से बात करो यार, ये तो ट्रंप, तो मुझे लगता है कि जो तेहरान के बाजारी होते हैं ना, बाजारी बिजनेसमैन को बाजारी कहते हैं ना, मैं कहता हूँ उस टाइप का बंदा है। नहीं, अमेरिका ट्रंप अटैक करेगा ईरान पे? नहीं, ईरान पे जो मेरी इतलात है कि उनकी बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गई हैं खुफिया खामोशी से, थ्रू UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उन्होंने कहा कि हम बराह रास्त नहीं बात करेंगे, ईरानियों ने कहा है, क्योंकि हम इत्मीनान नहीं करते अमेरिका पर, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए ना, इस कमरे में वो बैठे होंगे ईरानी, दूसरे कमरे में अमेरिकन बैठे होंगे, और इधर से वो UAE का बंदा आएगा, वो आपसे पेपर लेगा, ये बात करेगा, फिर वो जाके करेगा। जो हमारे जिनीवा में हुआ था, जिसे कहते थे प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, आपको याद है ना कि पाकिस्तान के टॉक्स शुरू हुए थे काबुल रजीम के साथ जिनीवा में, डिएगो कॉर्दोवेज वगैरह, 1985, 86, 87 मुआहदा भी हो गया था, जिनीवा अकॉर्ड जिसे कहते हैं, वही थे ना प्रॉक्सिमिटी। हमने कहा हम काबुल रजीम को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम जिसका नजला फिर जुनीजो साहब के ऊपर, हाँ, और उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, विल साइन द एग्रीमेंट। तो उसके बाद अच्छा, नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ईरान पे अटैक नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, और ईरान पे अटैक नहीं होगा तो इस दौरान एक नई पावर आ गई है सामने, और वो है हुतीस। अच्छा, हुतीस जो हैं वो उधर एक वैसे बड़ा एक मतलब शर्मनाक सा मामला है कि USS हैरी ट्रूमन आता है, वो उधर स्ट्राइक करता है। एक तो मैंने 3-4 लोगों से पूछा, मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई इसका जवाब सुन के कि ये USS हैरी ट्रूमन क्यों आता है, ये डिगो गार्सिया से क्यों नहीं करते जैसे अफगानिस्तान पे और इराक पे हुआ। वो चाहते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस से रो पड़े हमारा। नहीं, रो तो होती आगे से बेन गुरियन को वो अटैक करते हैं, उधर अटैक हर दूसरे दिन। कल भी अटैक इजराइल के अंदर हुआ। बेन गुरियन जो है ये फैसलाबाद का घंटा घर बन चुका है, इसको इधर से भी उधर से उधर। बेन गुरियन वो सायरन बजते रहते हैं सारा दिन। देखिए ना, 2 कौमें मुसलमानों की ऐसी हैं, एक अफगान और एक यमनी, दोनों बड़ी प्राउड कौमें हैं, हिस्ट्री भी है उनकी, और लड़ना जानती हैं। दे में बी पुअर बट दे आर प्राउड, और उन्होंने शिकस्त दिया है साम्राज्यों को, अफगानिस्तान, बरतानिया हो, सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, और यमन ने भी देखा। आपको याद होगा कि 2015 के बाद नासर ने जब सिविल वॉर हुई थी 60s में, इमाम बदर थे एक तरफ और एक तरफ वो अब्दुल्ला अल सलाल था, उनकी जंगें हुई हैं, इन्होंने ट्रुप्स भेज दिए, मिस्र ने, फेल हो गए थे, दे फेल्ड, सबड्यू नहीं कर सके थे। तो ये दबंग लोग हैं बड़े, सिविलाइजेशन बड़ा पुरानी है। बल्कि आज ही मेरी ईद की पार्टी थी तो यमनी एम्बेसडर से बात हो रही थी, मैंने कहा आपकी तो 5000 साल पुरानी
मलका सबा से सिविलाइजेशन है। कॉफ़ी आपके मुल्क से शुरू हुई थी, यमन से हुई थी। ये स्ट्राइक्स एक और भी जो चीज़ समझ में आती है पिछले चंद सालों में, ये चंद दिहाइयों में, कि स्ट्राइक्स नाकाम हो गई हैं। ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, चाहे वो वियतनाम हो, और जब ग्राउंड पे उतरते हैं आप, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, मतलब स्ट्राइक से काम नहीं चलता। जब बूट्स ऑन ग्राउंड जब आप जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक्स आप हार जाते हैं। इजराइल ने ऑन हमास, वो जो स्ट्रेंथ थी 30,000 तूफान अल-अक्सा से पहले, वो 35,000 हो गई है। नए रिक्रूट्स भी आ गए हैं। अच्छा, ज़्यादा हो गई? हाँ, ज़्यादा हो गई। ये अच्छा, उनके अमेरिकन फिगर्स हैं इंटेलिजेंस के। अच्छा। तो आप देखें ना कि रिक्रूट्स तो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लड़ने मरने को तैयार हैं, दिस इज हमारा ये वतन है, उसकी खतर हम विल फाइट टिल द वेरी एंड। कितने बंदे मारोगे? ये आपको लगता है ये हो जाएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले फैसला? ये मैं नहीं कह सकता। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट है, एक तरफ से सेटलर्स हैं और आपने वो देखा एम्बेसडर आ रहा है वहाँ पे अमेरिका का। इट डिपेंड्स ऑन द मुस्लिम कंट्रीज एंड द अरब कंट्रीज। हम में कितनी जान है, हम में कितना सख्त है नहीं देखें स्टैंड लेने का। फॉल आउट सबसे पहले तो जॉर्डन ने तो यहाँ तक बात की कि हमारा पैक्ट, और जॉर्डन मजीद पैलेस्टीनियंस को नहीं ले सकता, ये आप भी जानते हैं। उनके लैंड प्लान तो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। दरमियान में वो चला कि कुछ लोगों को इजिप्ट में सिनाई में, वो इजिप्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं सिर्फ वो तो फिर एथनिक क्लेंजिंग को आप लीगलाइज कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि जो पुरानी हिस्ट्री, चूंकि इजिप्ट गजा का हिस्सा रहा है पहले और ये सारा। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये 2 स्टेट पे चलें, अगर बात करें ना, सेटलमेंट का क्या करेंगे वेस्ट बैंक में? आप देखें ना, एक और चीज़ शुरू हो गई है, जो वेस्ट बैंक के अंदर भी एक किस्म का ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम शुरू हो गया। हाँ, इस लोगों का ध्यान गया गजा पे, और यहाँ पे, लेकिन इधर आप देखें और इधर से वाकयात बढ़ी जा रही है। और यहाँ सीज़फायर नहीं हुआ, वहाँ तो या प्रॉपर जंग भी नहीं है इधर, लेकिन वो सेटलर्स जो हैं वो मार रहे हैं फ़लस्तीनियों को और उनका और कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बड़ी सीरियस बात है। तो इसका मतलब है कि जो आग भड़की थी गाजा में, वो वेस्ट बैंक में भी आ सकती है। अब ये सेंटिमेंट तो वही है, ये कंटिन्यू रहता है। तो जॉर्डन देखिए ना, जॉर्डन ये पैक्ट खत्म करने की बात जॉर्डन से आई थी, आपको पता होगा, और इजिप्ट ने भी कहा था पैक्ट खत्म करेंगे। तो आप जो बात कह रहे हैं कि पैन अरबिज्म और या पैन इस्लामिज्म बढ़ेगा, ये अगर फैसला, ये कुछ देखें ईद के दिनों में ये हो जाता, ये क्या था कि ईद से पहले आप 2 दिन पहले कर लेते, ईद के दिनों में शहादतें। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अब आप इसको, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सऊदी अरब आना है तो उस वक्त तक तो ये सारा सेटल हो जाना है। उसके बगैर, अरब प्लान को एक्सेप्ट किए बगैर प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या सऊदी अरब में कदम रख सकते हैं? वो सऊदी अरब जिसने इजिप्ट के साथ, बाकी मुल्कों के साथ जो सारी और मसाइल हल कर रहा है, सऊदी अरेबिया का बड़ा कलीदी रोल है। असूली तौर में तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, कैसे असूली तौर में तो ये होना चाहिए था कि हम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम मगरब में करेंगे या अमेरिका में करेंगे, वो मुंसलिक है एक पायदार अमन के साथ फ़लस्तीन। इंडोर्स कभी तो किया ना, इंडोर्स अरब सऊदी अरेबिया, और वो उसकी बुनियाद क्या है? इसको देखें जी, मिडल ईस्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द कोर इशू इन द मिडल ईस्ट इज पैलेस्टाइन। ये तो कोर इशू है जी, ये तो ना, ये इसको अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। देखें, यूएई को कहा कि आप ईरान को लेटर दें, उनका 12 ईरान ने कहा बराह रास्त बात नहीं करना चाहते। बराह रास्त तो वैसे भी नहीं होनी थी बात, तो आप कह रहे हैं थ्रू यूएई होगी बातचीत जी, थ्रू यूएई होगी ईरान। ये दोनों ने एग्री किया गालिबन, अच्छा, कि अमेरिका भी और ईरान ने भी, कि यूएई चैनल जो है, पहले भी ओमान भी चैनल था। नहीं, ओमान तो होती इसके लिए ज़्यादा, हाँ, और भी इश्यूज़ के लिए। और अच्छा, दूसरा ये पुतिन ने भी मैसेज भेजा था ना ईरान को। अच्छा, अच्छा, तो पुतिन ट्रम्प मीटिंग भी होनी है, पुतिन शी जिनपिंग मीटिंग भी होनी है, और गजा का शी जिनपिंग ट्रम्प मीटिंग होनी है। ओके, अच्छा, और इसी दौरान जो है वो ज़ेलेंस्की और वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी लावरोव की मीटिंग होनी है कल बीजिंग। ठीक है, अच्छा, और आई थिंक वो मॉस्को में है। ये मिनरल्स की डील भी फाइनल हो जानी है, ठीक है ना, ग्रीनलैंड का भी कुछ ना कुछ शक्ल सामने आ जाएगी, टैरिफ्स भी लग जाने, इकोनॉमी भी बर्बाद हो जानी है, जो होनी है, क्या होना है क्या नहीं होना, वो सारा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अगला 1-1.5 महीना है, उसमें ये सेकंड फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है,
कि अब देखिए ना, अब उन्होंने आखिरी ईयर कमाली छोड़ने हैं और यहाँ से कैदी रिहा होने, और साथ ही एक सेटअप बनना है जो गालिबन टेक्नोक्रेट होगा पैलेस्टाइन के लिए। वो चाहते हैं कि ना उसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी हो ना हमास हो। बाद में डिस्कस करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गुफ्तगू चल रही है। मुशाहिद साहब, ये मामला तय नहीं होता गज़ा का, तो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की फिर क्या जगह रहेगी? और ये सारे मुज़ाकरात और जितने ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे, वो कहाँ जाएंगे? वेस्ट बैंक का क्या होगा? और ये ब्रिज, बीच में ब्रिज लैंड होगा क्या? इसका क्या, कैसे ये वर्कआउट? देखें ना, वेस्ट बैंक का तो एक ही सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ द पैलेस्टाइन, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट। ये जो है ना आधा पजीदा के काम, ये काम चलने वाला नहीं है। असल तो यरूशलेम है ना, मतलब यरूशलेम है ना, मतलब है कि चाहे वो ज्यूज हों या मुसलमान हों या क्रिश्चियन हो, गज़ा बहुत ज़बरदस्त है सारा कुछ, लेकिन असल तो यरूशलेम है। सिंबॉलिकली भी सब्सटेंटिवली यरूशलेम भी है ना, यरूशलेम है ना, उसका दारुल हुकूमत जो है ना, वो 2 स्टेट जो है उसका दारुल हुकूमत गज़ा में तो नहीं होना, उसका तो यरूशलेम है ना। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, और ये उसमें अरब प्लान के अंदर है भी। अच्छा, अब इशू ये है इसमें ईरान, इतने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे महाज खोल ली हैं। अच्छा, फिर ये भी मुझे बताएं ज़रा, मैं आप पे दोबारा मिडल ईस्ट पे आता हूँ। पनामा कैनाल को जाने दिया चाइना ने? चाइना टेक्निकली नहीं था उसमें। वो जो C.K. हचिनसन एक प्राइवेट कंपनी है, जो एक अरबपति है ली का-शेंग हांगकांग का, उसकी प्राइवेट कंपनी है, और उन्होंने वो कंट्रोल कर रहे थे वो पोर्ट्स। उन्होंने जो बेचा है, डील की है, जिस पर चीन की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया तो है, लेकिन भारत जाने दिए। ये मोनो डॉक्ट्रिन, फिर मेरे दिमाग में वो मोनो डॉक्ट्रिन आ जाता है कि तुम ताइवान को ले जाओ, पनामा को इधर ले। बोले कि 2 महीने पहले एक नया पोर्ट बनाया है चाइना ने पेरू में। हाँ बिल्कुल, चनकाय। और वो पोर्ट जो है, उससे जो फासला है एशिया का और लातिन अमेरिका का 45 दिन से 23 दिन हो गया, हाफ हो गया। ये वो जो बाइडेन फॉरेस्ट में घूम रहे थे। हाँ। और वो जो मीटिंग थी एपेक वाली है, एशिया पैसिफिक वाली, और शी जिनपिंग खुद गया था उस मीटिंग के लिए। अच्छा, तो अभी तक यानी क्लैरिटी इस बात पे नहीं है कि यूक्रेन की जंग ख़त्म कैसे होगी, वहाँ सेटअप कैसे आएगा। ज़ेलेंस्की को तो वो कह रहा है मैं नहीं मानता। ये ट्रम्प भी यूक्रेन में काफ़ी आगे बढ़े हैं। इशू अभी तक फंसा जो हुआ है ना, वो मिडल ईस्ट है। जो ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी का जो बुनियाद है, फॉल है या कामयाबी है, वो मिडल ईस्ट पर होगी। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प मिडल ईस्ट में अमेरिका दोबारा फंस गया, अगर फंस गया, वो दलदल है उनके लिए, तो वो चाइना वगैरह फिर सारे सब निकल गए आगे, और अल्टीमेटली अमेरिका इधर ही ट्रैप हो जाएगा। हाँ, अमेरिका फिर इधर ट्रैप हो जाएगा अगर वो नेतन्याहू को ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा, जो अभी तक कर रहे हैं। वो ये पॉलिसी टोटली फेल हो चुकी है, ये चलने वाली पॉलिसी है ही नहीं। और दूसरा एक और पॉलिसी फेल हो गई है, जो मैंने बताया था, रिवर्स निक्सन वाली। चीन और रूस का जो इत्तेहाद है वो सॉलिड है, और दोनों को पता है कि हम अमेरिका को एतमाद नहीं कर सकते। पुतिन को भी मालूम है, शी जिनपिंग को भी मालूम है, क्योंकि एक तो अपने वो कायम नहीं रहते अपने कलाम पर, अपने ज़ुबान पर, और दूसरा इनकी पॉलिसी हर 2, 3, 4 साल के बाद इलेक्शन साइकिल के साथ तब्दील होती है, यू टर्न होती है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनकी पॉलिसीज लॉन्ग। बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इन चाइना, हो और चाइना ने जहाज भेजा गालिबन, और कमाल का विजिटर है, जो हिंदुस्तान को नहीं देना चाहता था और प्रेशर डालना था, प्रेशर ख़त्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ी तारीखी तब्दीली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी चाहिए कि ज़रा मोर प्रोएक्टिवली देखें इस खत्ते में जो तब्दीली आ रही है हमारे यहाँ, हमारी वजह से नहीं। बांग्लादेश का इंकलाब, श्रीलंका में नई हुकूमत, मालदीव्स की हुकूमत जो पिछले साल आई थी, नेपाल की हुकूमत, हमारा प्रोएक्टिव रीच होना चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ है ये जो म्यांमार में ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ा, ये जो अर्थक्वेक आया बहुत बड़ा। म्यांमार जो है उस पे पाबंदियां चाइना हेल्प कर रहा है उनकी, बाकी मुल्क जाहिर है उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है उस पाबंदी है, उनके खिलाफ वीज़ा नहीं देते, उनकी फैमिलीज ट्रैवल नहीं कर सकती, वो सैंक्शन लगाए हुए हैं उन्होंने।
लेकिन वो चाइना के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो आसियान के मेंबर हैं और आसियान में भी वो थाईलैंड ब्रिक्स में जा चुके हैं। थाईलैंड में ख्याल आई थिंक जा चुका है, ब्रिक्स का मेंबर बन थाईलैंड जो है वो ब्रिक्स का मेंबर। अच्छा, अब इशू ये है और इंडोनेशिया भी, वो इंडोनेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा हो रहा है। अब मैं आपसे जो मेरी जो बात है वो ये है कि ये अभी जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनका पहला दौरा हुआ है ये एशिया का, और वो गए हैं फिलिपीन गए हैं और उन्होंने फिर चाइना के बारे में बात की है और फिर वो टोक्यो गए हैं और इसी दौरान टोक्यो, बीजिंग और साउथ कोरिया इनकी आपस में मीटिंग हो रही है कि ट्रम्प के अगर सामने से टैरिफ्स आते हैं तो हम 3 मुल्क इकट्ठे हैं, वो RCEP पे, वो रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जिसका मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान क्यों नहीं मेंबर बनता, क्योंकि इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ना अमेरिका है, लेकिन चाइना है। हमें तो चाहिए ना ये इनिशिएटिव्स लें टाइमली। ब्रिक्स में भी हमने बड़ा लेट लिया और RCEP का भी देख लें, और उसमें आप देख लें कि आप फिलीपींस की जो बात करते हैं ना, के अलावा कुछ सोचते हैं ये मैं नहीं सोचते स्टिल वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उनकी बस वो देखें मतलब ये जब तय हो चुका है कि एक ऑर्डर गिर रहा है, खत्म हो रहा है, ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, 23 दफा आप जा चुके हैं IMF, वही होता है। और इधर हम बाजे बजाते हैं कि IMF ने कमाल कर दिया, हमें ये एक ट्रांच मिल गया। अवाम को क्या रिलीफ मिला, आपकी खुद कफालत में क्या रिलीफ मिला? अभी मैं फिगर्स पढ़ रहा था, आपके एम्बेसडर ने अनाउंस किया UAE में कि 2024 में, और बाय द वे ये 1 साल हो गया है मौजूदा हुकूमत को आए, पाकिस्तान में भी नाम नहाद इलेक्शन के बाद जो आई थी, मार्च में आई थी ना, 8179 कंपनीज पाकिस्तानियों की खुली हैं दुबई में 1 साल के अंदर। तो आपके अपने इन्वेस्टर जो हैं वो दुबई जा रहे हैं, तो आप जो बाहर से इन्वेस्टर बुला रहे हैं वो कहाँ से आएंगे फिर? और दहशतगर्दी जो है वाशिंगटन से कॉल नहीं आई, वाशिंगटन से कॉल से बढ़ के चीज होगी ये सारी। उस आफ्टर दैट इलेक्शन ऑफ ट्रंप मुज़ाकरात शुरू किए आपने, कैदी नंबर 804 से। चल रहे हैं मुज़ाकरात? यस, चल रहे हैं इस वक्त भी। यस, एज वी स्पीक मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसके नवंबर में हुए मुज़ाकरात बैक चैनल, उसके बाद हुआ। ये तो उसका इम्पैक्ट देख लें कितना हुआ है। कॉल तो सिर्फ पब्लिक चीज थी, एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, सिस्टम के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं। और मैं ये भी बता चलूं कि अभी डेलीगेशन भी आया था पाकिस्तानी डायस्पोरा का, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं बाहर मुकीम हैं, उनके कोई 4 या 5 लोगों का वफद आया था जो बड़ा क्लोज हैं PTI के। उनकी खुद बात हुई है एट द हाईएस्ट लेवल इंटरनल इन द सिस्टम। नहीं, लेकिन और वो ये कह रहे हैं कि हाथ हौला रखें और हम रिलीफ देंगे। नहीं, वाकई देंगे या क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि कितने फ्रंट्स पर आप लड़ सकते हैं। PTI भी है, जर्नलिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं, PTM भी है, उधर BLA भी है। आपका मेन दुश्मन कौन है? दहशतगर्द है कि एक सियासी जमात है? एक बेसिक फैसला हमने करना पड़ेगा। और अगर ये रिलीफ मिल जाए तो आपको इंटरनेशनल रिलीफ मिल जाएगा। आपके खिलाफ जो कानून साजी की बात हो रही है अमेरिका में या और चीज़ें हो रही हैं, वो तो हो जाएंगी ख़त्म। तो ये तो आप नए फ्रंट्स खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो बड़ा चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, सारे शुगर में गवर्नमेंट में बैठी है। तो उससे बियॉन्ड हो गया जी। मतलब जो रिलीफ मिलेगा, याद रखें, वो रिलीफ वाशिंगटन से मिलेगा, कैदी नंबर 804 को। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को 1984 में मिला था अमेरिका से, जिस तरह मियाँ साहब को सन 2000 में मिला था अमेरिका से, एग्जैक्टली वही रिपीट स्टोरी हो रही है। इट्स क्लियर। क्या NRO होगा? मैं ये तफसीलात नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कि अच्छा मुझे NRO क्या होना है, ये तो मतलब सारा कुछ है, जरूरी नहीं कि वही पुराना तर्ज के मतलब नहीं। लेकिन मुझे अब ये सिर्फ बताएं जरा कि इसमें, क्योंकि ये जो तरीका है मॉडलिंग थ्रू का चल नहीं सकता। डिसीजंस हो रहे हैं, देखे ना 1 साल में क्या हुआ है आपके, कि आपके इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तानी थे वो तो बाहर चले गए। 2024 पिछले 10 सालों में दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन साल था। दहशतगर्दी जो 11 मार्च को हुई है ट्रेन का, तो एक टर्निंग पॉइंट है ना। वो तो APS की 2014 में हुआ था, इतना बड़ा वाकया हुआ है, प्रॉपर टेररिज्म, हार्डकोर टेररिज्म। और आपका जो बेल्ट है पारा चनार से पसनी तक, वो सारा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। अभी इस्लामाबाद में 8 और 9 अप्रैल को मिनरल समिट हो रहा है, और हम कहते हैं $6 ट्रिलियन
6 खरब डॉलर्स के मिनरल्स हैं। कहाँ है ज़्यादातर? बलूचिस्तान में। तो अगर बलूचिस्तान में अगर ये शोरश और ये खलफशार रहे, हालात रहे, तो किस तरह लोगों की इन्वेस्टमेंट आएगी? तो आप मलहम पट्टी लगाएं, दस्ते शफा करें, हीलिंग टच दें। ये जो रीजन है, ये जो अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ और ये मुतासर कर रही है हमारी खारजा पॉलिसी की। नहीं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप इसमें ईरान को लें, अफगानिस्तान को लें और हमारा जो सेंट्रल एशिया को लें, इस तरफ जो ये तो रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ये बगराम पे बात चल रही है, अमेरिकन आना चाह रहे हैं आगे पीछे, चाइना और रशिया वहाँ बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में और पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर। मैंने कहा ना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्कुल। और हिस्टोरिकली कभी सेंट्रल एशिया अमेरिकन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, नॉट एट ऑल, और ना ही बरतानिया का रहा है। इसलिए तो बफर की बात करते हैं। बफर की पहले ग्रेट गेम में, ठीक है ना, पहले ग्रेट गेम में वो आगे तक तो नहीं गए, वो यहाँ ना आ जाए कहीं, ये खतरा अफगानिस्तान को समझते थे बफर। तो ये तो ये सेंट्रल एशिया कभी भी किसी बाहर के कॉलोनाइजर का ये कॉलोनी नहीं रहा। Am I right? किसी यूरोपियन का या ये बाहर के मतलब एक्स्ट्रा रीजनल पावर का, मतलब मंगोल्स आ गए, तुर्क आ गए, ये जरा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पुर्तगाल पहुँच गया, फ्रांस पहुँच गया या कोई जो है। अब ये उनका तारीखी हिस्टोरिकल, ठीक है, वो कुछ अरसे के लिए आए यहाँ पे, बेसिस बनाई, वो शुमाली इत्तेहाद आगे पीछे दाएं बाएं करके खुदाफिज करके वो चले गए। अब इस सिचुएशन में जब मतलब प्यूटिन से बात हो रही है, बड़े मामला तय हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। एक तो ब्लैक सी, मैं फिर तो आपसे दोबारा पूछता हूँ कि ब्लैक सी पे भी जो बात हो रही है, देखिए ना, टर्की की एक यूनिक पोजीशन है। टर्की नेटो का मेंबर भी है, टर्की ने ब्रिक्स में भी, और टर्की ने S-400 मिसाइल भी लिए हैं, और 35 की बात भी कर रही है। अच्छा, नहीं, लेकिन तो टर्की जो है वो, अच्छा, क्रीमिया को नहीं भी मानता, लेकिन प्यूटिन से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात। अच्छा, अब टर्की के अंदर इंटरनल टर्मोइल भी है, अब शुरू हुआ है, अभी इस वक्त है। और टर्की का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अहमद शरा पे, लेकिन अहमद शरा बाकी मुल्क भी, उनकी भी सपोर्ट हासिल है, और वो मेरे नहीं ख्याल की कोई ऐसी पॉलिसी होगी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इस पूरे ये जो पूरा मैप है, इसमें टर्की का है? टर्की का बहुत कलीदी किरदार है। मैं बल्कि अभी टर्की से होके आया हूँ। अच्छा। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, द टर्किश रेनेसांस, कि टर्की का जो राइज हुआ है, उसमें जो मैंने कहा कि एक बड़ी तारीखी तब्दीली आई है टर्की में। पहले 50 साल कंट्रोल था 2 शख्सियात का जो सेकुलर थे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और जनरल इस्मत अनोनो, दोनों जनरल्स थे, दोनों जिन्होंने जंग आज़ादी की जंग लीड की थी। अब पिछले और दोनों 4 दफ़ा इलेक्ट हुए। हाँ, वो बहुत अरसे तक हयात कह लें, ठीक है। और अब पिछले 30 सालों से इस्लामिस्ट फोर्सेस आ गई। नजमुद्दीन अरबकान जो मेंटर थे अर्दोगान साहब के, वो 97 में प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 74 में बने, फिर उससे पहले डिप्टी प्राइम, और उन्होंने फ़ौज भी भेजी थी किब्रस में। और उनके बेटा मेरा दोस्त है फ़ातेह अरबकान, उससे इन्वाइट किया था कोनिया, उधर कॉन्फ्रेंस थी, उनकी बरसी थी, तो मैं उसके लिए गया था, आई वाज द चीफ गेस्ट। तो उस हवाले से अब वो नया फेज़ आ गया, और फिर अर्दोगान साहब का पिछले 22 साल कंट्रोल। तो ये एक नया फेज़ तुर्की का है, जिसमें तुर्की का एक रोल जो है, उन्होंने इस्लामी दुनिया के साथ, वस्ती एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के अंदर एक अपना सिक्का जमा लिया है। और टर्की इज़ पार्ट ऑफ G20 ऑल्सो। सो तुर्की का बहुत कलीदी किरदार है। नेटो ऑल्सो बिल्कुल। अच्छा। नेटो तो बहुत पुराना है। अच्छा। और इजराइल को रिकॉग्नाइज भी उन्होंने करवा लिया था इस पहले। वक्त मुझे ऐसा लगता है कि EU, ये जो, क्योंकि EU के अंदर तो कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मैशत भी खराब है। उनकी मिलिट्री कमेटी होती है EU की। के मुमालिक तड़प रहे होंगे कि हमने तुर्की को अपना मेंबर क्यों नहीं बनाया EU का। मेरा नहीं ख्याल तड़प रहे हैं, क्योंकि वो एक तासुब बहुत करीब है। नहीं, तासुब तो है, लेकिन इस वक्त तुर्की सबसे स्टेबल मुल्क है पूरे नेटो में। क्वेश्चन है, टर्की इज नॉट सीन एज यूरोपियन बाय देम। 2016 में मैं डेलीगेशन लीड करके गया, जब तुर्की में कू होने आया ना, उनके खिलाफ हुआ, अर्दोगान साहब के खिलाफ गुलनिस्ट कू, 250 लोग मारे भी गए, और लोग टैंकों के सामने आ गए थे, पूरी टर्किश कौम। तो हमने यकजहती रेजोल्यूशन पास किया, और मैं डेलीगेशन लेके गया ऑल पार्टीज़ का। तो अर्दोगान साहब से जैसे आपसे मुलाकात हो रही है, तो
कुछ आधे घंटे की मुलाकात थी, 1.5 घंटा चली। मैंने कहा आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं रहा हूँ। क्या एडवाइस? मैंने कहा कि आप वक्त ज़ाया ना करें टू जॉइन द EU। मैं कहा यूरोपियन यूनियन इज़ अ क्रिश्चियन क्लब, आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप मुसलमान हैं। एंड ही एग्रीड विद मी। और उन्होंने किस्सा एक सुनाया, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। उसने कहा आप जो इस्लाम की बात करें, कहता है ये इनके बड़ा डीप सूटेड है। कहता है मुझे उन्होंने नाम लिया कि फ्रांस का गालिबन को वज़ीर आज़म था या सदर था। कहता है उसने मुझे कहा कि हमसे एक गलती हुई कोल्ड वॉर में कि पाकिस्तान चूँकि हमारा हलीफ था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान पर, तो हमने जो पाकिस्तान बम बना रहा था, हमें पता था कुछ कर रहा है, लेकिन हमने उसको फोकस नहीं किया। हमारा फोकस था अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को हराना। तो पाकिस्तान वाहिद मुसलमान पावर बन गया। कहता है आइंदा हम इजाज़त नहीं देंगे, हम मतलब मगरब वाले को और मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर बने। ये प्रेसिडेंट अर्दोगान ने मुझे कहा, और मेरे साथ टीम थी 9 मुख्तलिफ सियासी जमातों की पाकिस्तान से, उनके सामने कहा। तो ये सोच वो तड़प नहीं रहे। इंडिया क्या सोच रहा है इस वक्त? क्लैरिटी है कि हमने अमेरिका ट्रम्प जो कर रहा है वो, इंडिया मायूस हुआ है ट्रम्प के रवैये से। जो उनको खुली छुट्टी मिली थी बाइडन के ज़माने में और उसको साथ मिलाया था कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो चीन के साथ देखा जो न्यूयॉर्क टाइम्स का स्कैंडल है। न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा स्कैंडल है। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र हुई रशिया को। कितने दौरे मेयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगता है, उसको तरदीद की है उसकी, कि पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगता है कि आप चीन के साथ टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं ट्रांसफ़र, हमारे खिलाफ पाबंदियाँ लग जाती हैं। ये जो न्यूयॉर्क और जो हिंदुस्तान है वही काम जो रूस से कर रहा है उसके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लगती। हालांकि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है। तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर कोई खबर दे रहा है तो ट्रम्प की डीप स्टेट दे रही है। हाँ, ट्रम्प की डीप स्टेट ही दे रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ट्रम्प की डीप स्टेट से उस तरह ताल्लुकात नहीं है। देखे ना, ट्रम्प ने पहला काम क्या किया, उन्होंने इंडिया के जो 110 लोग थे जहाज भेजा अमृतसर, हाथ उनके हथकड़ी लगा के भेजा, ह्यूमिलेटिंग तरीके से भेजा। तो वो बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने इंडिया का मौक़िफ़ नहीं तस्लीम किया। और पाकिस्तान को अब चाहिए कि हमारा एक नई सिचुएशन आई है, हमारी अफ़गानिस्तान पॉलिसी फेल हो चुकी है, हमारा ख़ित्ते में एक नई मौक़े मिल रहे हैं, सेंट्रल एशिया हो, चीन है, रूस है और जनूबी एशिया के ममालिक हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। अब आगे इस पर बढ़े। ये जो आसियान है ये टोटल अमेरिका का कोई फुटप्रिंट नहीं है। मतलब ये सारे मुल्क जो हैं ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सारे एक तो RCEP और अगले महीने आपस की जो इनकी ट्रेड जा रहे हैं वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया। और आपको पता है आसियान की चाइना की कितनी ट्रेड है? $1 ट्रिलियन 2024 में। वो तो चाइना ने इकोनॉमिकली इनको कैप्चर कर लिया है। अमेरिका को तो अब समझ आ रही है ना कि हम तो कैसे कम्पीट करेंगे चाइना के साथ। जनरल मोटर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरेंडर कर दिया। टेस्ला तो पहली दफा लॉस हुआ है उनको। तो लॉस हो रहा है। नहीं, मुझे बताएं कि इकोनॉमीज जो हैं, ये इकोनॉमी को अगर ये स्विफ्ट में भी तो कह रहे हैं ना पुतिन में वापस आऊंगा, और वो तो अमेरिका सुने मान गया उस पर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वो जो सारा का सारा पैसा फ्रीज हुआ है यूरोप के अंदर, वो भी मिलेगा वापस। वो तो पहले डाका डाला था उस पैसे का, वो पैसा फ्रीज हो गया था। नहीं तो ये तो फिर एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प शायद इस बात पे खेल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पुतिन के पास आ जाऊंगा तो रिवर्स निक्सन, या नहीं, क्योंकि चाइना हॉक्स हैं नहीं, उनकी टीम में, वो है, लेकिन रिवर्स निक्सन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में जो आर्टिकल एक बड़ा अच्छा आया था, एक सिंगापुर के इंटेलेक्चुअल हैं किशोर महबूबानी, हाँ बड़े कमाल, उन्होंने आर्टिकल चाइना वन किताब भी लिखी। उन्होंने कहा कि यूरोप नीड्स अ स्ट्रेटेजिक रीबूट, कि रीअसेस करें अपनी पॉलिसी सारी। अब वो पुरानी सोच, पुरानी पॉलिसीज, पुराने रवैये फेल हो चुके हैं। तो वो एक्चुअली बात कर रहे हैं कि यूरोप चाइना की तरफ जाए और यूरोप ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तरफ जाए, आज़ाद पॉलिसी बनाए, वो अमेरिका के सिर्फ पिट्ठू ना बने जो बना रहा है। मुशाहिद साहब, ग्रीनलैंड इतना दुनिया का आप उसको, लेकिन मुझे खुशी है कि यूरोपियन ने मुनाफिकत बड़ी की थी और यूरोपियन ने बड़ी बातें की थी, ह्यूमन राइट्स की और सारा कुछ, और जिस तरह गाज़ा के कत्लेआम में उन्होंने शिरकत की
और जिस तरह डिफरेंट इश्यूज़ पर किया, तो यूरोपियन जो नाम नहाद लिबरलिज्म है या उनके असूल परस्ती है वो बेनकाब हो चुकी है। और जो यूक्रेन में किया है वो नाकाबिले माफ़ी है, एक नई जंग शुरू कराई। फाइनल थॉट्स मुझे साहब, पिक्चर ग्लोबल चेसबोर्ड की क्लियर हो गई या ब्लर है अभी भी? अगले 10 साल में 5 मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज कर रही हैं, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया। दे विल प्ले अ की रोल। तो पाकिस्तान वो रोल तैयार करे, आगे बढ़े और अपने अंदरूनी मामला ठीक करे। नहीं, ये तो मिडिल पावर्स तो बहुत सारी हैं ना। नहीं, मैं मुस्लिम मिडिल पावर्स नहीं, मगर ये कि एक 3 बड़ी बैठ गई ऊपर, तो मिडिल पावर्स ये किसके साथ, ये फिर किधर वो अपने नेविगेट करेंगी आज़ादाना तरीके से अपने मफादात के मुताबिक। और हम बड़े लकी हैं, हमारे ताल्लुकात चीन से दरीना है, हम इस खत्ते में लोकेटेड हैं, हमारे तुर्की से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, इंडोनेशिया से सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वी आर आइडियली प्लेस्ड टू प्ले दैट रोल। ये मौका हमारा है, हम ज़ाया ना करें अपनी नालायकी की वजह से या गलतियों और गफलत की वजह से। ख़ास तौर पे अंदरूनी पॉलिसी में रिव्यू करें और रिवर्स करें, और गलतियाँ करनी है तो नई गलतियाँ करें, पुरानी गलती ना दोहराएं। मुशाहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और आज दूसरा रोज़ ईद का, और आज हमने आपसे गुफ्तगू जो थी, आपने ईद वाले दिन मुझे काबू कर लिया 2 दिन, लेकिन गुफ्तगू हुई आपसे। और इस उम्मीद यकीन के साथ कि आइंदा जब आपसे मुलाकात होगी तो 2 जगह सीज़फायर हो चुका होगा, और कोई ना कोई, क्योंकि उम्मीद रखें इंशाल्लाह, ठीक है ना, और ये मुआहदे वगैरह साइन हो गए होंगे, जहाँ भी कत्लेआम हो रहा है उसका खात्मा होगा और कोई पिक्चर मज़ीद क्लियर होगी। ख़वातीन हज़रात, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।